दर्शकों, आपका स्वागत है आवाज इंडिया टीवी में। आज हम जो देश भर में एक लोगों का चर्चा का विषय बना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में हम जितने भी लोकसभा इलेक्शन देखते हैं या विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं, इसके बाद जो रिजल्ट आता है, तो जो भारत का वोटर है या जो भारत का नागरिक है, वो यानी एक संदेह के नज़र से अपने रिजल्ट को देखता है, या वो ऐसा उससे ठगा हुआ महसूस करता है। वो देखता है कि उसका वोट कहाँ गया, वो जिस पार्टी को वोट देना चाहता है, उस पार्टी को उसका वोट मिला कि नहीं मिला। ऐसे असंख्य सवालों के घेरे में वो घिरा हुआ रहता है। हम देखते हैं कि जैसा अभी 5 राज्यों का जो इलेक्शन का चुनाव आया, इसके बाद ये तीव्र गति से इस आंदोलन का विरोध होना चालू किया। हम हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के वकील या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील है या फिर देश के विभिन्न हाई कोर्ट्स के वकील है, इन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया, इंजीनियर ने प्रोटेस्ट किया। लोग अपने अपने संगठन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हमारे साथ विशेष महत्व या नागपुर में विशेष महत्व रखने वाले कुछ शख्सियत है। आज हमारे साथ एडवोकेट कमल सतुजा सर है, जो फार्मर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं। हमारे साथ एडवोकेट मोहम्मद अतीक सर है, जो लगभग 25 सालों से वकालत के इस पेशे में है। हमारे साथ एडवोकेट स्मिता कांबळे है, जो सोशल और देश भर में जो मुद्दे आते हैं इन पे पैनी नज़र बनाए रखते हैं। सर, आप सबका स्वागत है। मैं कमल सर से शुरुआत करता हूँ। सर, हम देखते हैं कि लगभग 1982 में ईवीएम की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि केरला में जो एक विधानसभा है, पारिल करके, उस विधानसभा में इसका प्रयोग चालू होता है। केरल यानी दक्षिण भारत का हिस्सा। तो हम देखते हैं कि उसी दौरान हम देखते हैं कि वो सबसे पहला प्रयोग होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद आने वाले जो इलेक्शन है, जैसा बाद में हमने इमरजेंसी का भी दौर देखा, तो ये कांग्रेस के पीरियड में इसका शुरुआत होता है। बाद में आते आते जैसा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इलेक्ट्रिक सप्लाई होने की वजह से उसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहा गया। लगभग 6 वोल्ट का करंट उसमें सप्लाई होता है उस पैनल में। पर जब रिजल्ट आते हैं, तो भारत के नागरिकों को या भारत के जो वोटर्स है, उनको 360 वोल्ट का या 440 वोल्ट का झटका लगता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ईवीएम मशीन का जो उपयोग किया जा रहा है, उसका पहले एक मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि उसका मैकेनिज्म क्या है। उसमें एक मेमोरी कार्ड लेता है और एक सॉफ्टवेयर के द्वारा वो ऑपरेट होती है। अब आप देखते हो कि आज दुनिया भर के जो बैंक्स है, आज इतने सारे साइट्स है, डिफेंस की साइट है, चाहे वो अमेरिका के ले लो, चाहे जापान के ले लो, इंग्लैंड के ले लो, इंडिया के ले लो। अक्सर आपको सुनने में आता है कि देखो ये साइट्स जो है हैक हो रही है। जो वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजीज जिनकी है, उनकी साइट्स अगर हैक हो रही है, तो ईवीएम मशीन को हैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसका हमारा ऐसा कहना था कि उसका एक पैरेलल एक वेरिफिकेशन के मोड में कुछ चीज़ें लाया जाए। उसके सिलसिले में अभी एक हाईकोर्ट में भी पिटीशन सुब्रमण्यम स्वामी जी ने दिल्ली में डाले थे। उसमें उन्होंने बोले थे कि वीवीपैट जो है वो प्रोवाइड करो करके। अब वीवीपैट भी जो प्रोवाइड करने की बात आई थी कि ईवीएम मशीन में जो वोट डलता है, तो उसकी एक रसीद निकलती है। वो रसीद कम से कम जिसने वोट डाला उसको मिलना चाहिए कि भैया मैंने जिसको वोट डाला हूँ वो वोट उसको गया है कि नहीं गया है। अगर आप वो नहीं भी देना चाहते हैं तो कम से कम वो वेरीफाई करा के, जैसे पहले बैलेट बॉक्सेस रहते थे, वो बैलेट बॉक्सेस में वोट डाल दे। कई हम लोगों को इस पूरा संशय क्या हो रहा है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं रहने के कारण ये सब चीज़ें हो रही है। और लोगों का, और जिस हिसाब से सरकार इस चीज़ को लेकर नहीं मान रही है कि बैलेट पेपर से हम वोट नहीं डलवाएंगे, हम वीवीपैट की रसीद नहीं देंगे, आपको रिसीट नहीं देंगे, आपको वेरीफाई नहीं करने देंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमको लग रहा है कि टेक्नोलॉजी के द्वारा अगर ईवी मशीन को हैक करा जा रहा है और उसको अगर आप उसको मजबूत कर रही है सरकार जिस तरीके से ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं करके, तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है। कई जगह देखा जाता है कि जो इलेक्शन लड़ रहा है कैंडिडेट, उसका ही वोट उसके एरिया में उसको नहीं मिल रहा है, यानी उसके फैमिली से भी, उसके खुद का भी नहीं मिल रहा है, फैमिली का भी नहीं मिल रहा है। हम देख रहे हैं 10 ऐसे सालों बहुत से। सारे केसेस में देखा जा रहा है। तो ये पॉसिबल तो नहीं है सब चीज़ों को लेके, और हैकिंग की भी पॉसिबिलिटी रहती है, मेरे को वेरीफाई नहीं करना दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को देखने के बाद में कंक्लूजन निकलता है कि कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन का दुरुपयोग हो रहा है। सर, सर ने जैसा अभी टेक्निकल चीज़ों की बात की ईवीएम में, तो ईवीएम में हम देखते हैं कि 2 यूनिट होते हैं, जैसा सर ने अभी तो काफ़ी अच्छे तरीके से बताया। जैसा एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक वोटर यूनिट होता है, यानी जाके वोट जो वोटर जो दे सके, है ना। तो हम देखते हैं कि जो अधिकारी के पास एक यूनिट होता है, पर जो जिसमें वोट हमारे संग्रहित होते हैं, जिसमें वोट हमारे समाहित होते हैं, वो यूनिट
चुनाव आयोग अपने लोकल ज्यूरिडिक्शन में एक कोई भी पर्टिकुलर जगह को लेके वहां उसको प्रोटेक्ट करता है। पर हाल ही के दिनों के इलेक्शन में हमने देखे कि चाहे वो बिहार के हो, यूपी के हो, या फिर अभी जो 5 राज्यों के इलेक्शन का हमने चुनाव देखा, तो जो उम्मीदवार है, जो रूलर्स पार्टी है, यानी देखा जाए तो बीजेपी को छोड़कर जितने भी उम्मीदवार हैं, उस हाउस की जहां पर ईवीएम मशीन रखी है उसकी वो निगरानी में लग जाता है। उसके ऊपर उसको लगता है कि कहीं उसका वोट चुराया नहीं जा रहा है क्या। तो ये जो एक तरीके से उसको डर बना रहता है, एक ये सफल लोकतंत्र में या एक स्वतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र में, ये आप किस नजरिए से देखते हैं इसे? एक सफल लोकतंत्र में ईवीएम का होना आज के वक्त में एक बहुत बड़ी दुश्वारी का सबब बन गया है। अगर आप हाल ही में 5 राज्यों की चुनाव की बात करते हैं प्रफुल्ल, तो हम देखते हैं कि हैदराबाद, जहां पर कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं था, जहां केसीआर का बोलबाला था, एक मैं सीधा नाम लेकर बताऊंगा पार्टी का, और मैं जो बात कर रहा हूँ ये लोगों के मन की बात है, ये मेरा भी विश्लेषण है, कई लोगों का भी विश्लेषण है और कई चुनावी विश्लेषणों का भी विश्लेषण है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी का जितना लगभग नामुमकिन था। केसीआर ने जो काम वहां पर किए, जो वहां की जनता उनसे खुश थी, तो एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट कि जहां पर जिस पार्टी का जितना तय नहीं, वहां पर उसको वहां पर बहुमत में आती है, और वही पार्टी जहां पर उसे जीतना चाहिए था वहां पर वो 40 सीट भी नहीं ले पाती। तो कहीं ना कहीं सारे उम्मीदवारों को जो किसी भी पार्टी से हो, सिवाय रूलिंग पार्टी के छोड़ के, उनके मन में ये दहशत जरूर है कि मेरा जो वोट है, मेरे पक्षकारों ने, मेरे जो वोटर है, मतदाताओं ने मुझे जो मतदान किया है, वो मुझे मिला या नहीं मिला, ये उसके बारे में शाश्वती उसको बिल्कुल नहीं बची है। क्यों कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश देने के बावजूद भी आज तक भी चुनाव आयोग वीवीपैट को लागू नहीं कर पाया है। सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है वो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उन्होंने कहा था हर फेज में आपको इसको, आज 11 साल का अरसा हो गया, आज 11 साल में आप उस चीज को कर पाते थे, आपको उस संदेह को दूर करना चाहिए था, लेकिन ऐसी कोई भी पहल ना सरकार की तरफ से हुई, ना चुनाव आयोग की तरफ से हुई। तो निश्चित ही सारे मतदाताओं में ये संभ्रम की स्थिति बनी हुई है कि हमारे वोट कहाँ जा रहे हैं। हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हम ये देखते हैं कि जो जिस तरीके से 2019 का इलेक्शन हुआ या फिर 2014 का इलेक्शन हुआ, हमने देखे कि चाहे वो जितना भी अपोजिशन की पार्टियां रही, यानी जो जीत भी गई है, जैसा आम आदमी पार्टी का एग्जांपल लीजिए, या ममता बनर्जी की जो पार्टी टीएमसी है उसका ले लीजिए, या तेलुगु देशम की बात कर लीजिए आप, इन्होंने सभी ने इस मशीन का वोटिंग की जो ट्रांसपेरेंसी है उसके इसके पक्ष में यानी इसके विपक्ष में इन्होंने बात रखी है। पर जिस तरीके से हम देखते हैं कि लोकसभा में इलेक्टोरल रिफॉर्म की भी बात हमने 2 दिन का उसका बहस किया, और आज हमने देखा है कि दिग्विजय सिंह ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सीधा बोल दिया है कि जो पिटीशन कोर्ट में लगी है कि जो पर्ची आपको मिल रही है वो वोटर्स के हाथ में दी जाए, उसको साइमल्टेनियसली वोटर बैलेट में डालेगा और आप ईवीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, जिस तरीके से वातावरण देख रहे हैं देश का, तो आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग की भूमिका, या जो हमारा जो प्रधानमंडल है, या जो पीएमओ की भूमिका, या जो देश में जैसा जो अभी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी भूमिका, इस पे आप किस तरीके से अपनी बातें रखेंगे? आज की जो भूमिका है सरकार की और इलेक्शन कमीशन की, वो बेहद ही संशयास्पद है। जैसे कि 2011 से लेके जब आज की सत्ताधारी पार्टी सत्ता में नहीं थी, तो वो खुद सुप्रीम कोर्ट गई थी 2011 में, और उन्होंने बोला था कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। लेकिन अब वो क्या बोल रहे हैं, जब रूलिंग में तो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती। लेकिन आपने जैसे हिस्ट्री बताई, जिस कंट्री ने इसका इन्वेंशन किया मीन्स जापान, वो खुद इस ईवीएम का यूज़ नहीं करती। वो तो हमसे कितने एडवांस कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता, हॉलैंड में है। इन शॉर्ट 194 कंट्रीज इस पृथ्वी पे है, उसमें से सिर्फ 5 कंट्रीज़ में ईवीएम का यूज़ होता है, बाकी सभी कंट्रीज़ में बैलेट पेपर से चुनाव लिए जाते हैं। तो 82 में ये सबसे पहले, जैसे आपने बोला, केरला के एक निर्वाचन क्षेत्र में इसका उपयोग हुआ ईवीएम का। उसके बाद जो है 89 में यहाँ पे बनना शुरू हुआ ईवीएम मशीन, जिसमें आईआईटी के एक्सपर्ट्स एज ए मेंबर करके थे, और बेंगलोर और हैदराबाद से इलेक्ट्रॉनिक जो कंपनी है उससे वो 60 वोल्टेज की बैटरी उसमें यूज होती थी, जो कि
आज भी जनता को ये विश्वास है कि उसमें भी सरकार का हाथ है। तो ये जो सरकार है, ये मैं मानती हूँ, मैं ही नहीं, भारत की 80% जनता का विश्वास है कि ये ईवीएम सरकार है। ईवीएम में गड़बड़ घोटाला होता है और बीजेपी आरएसएस को छोड़ के आज विपक्ष भी और जो भी छोटे मोटे प्रादेशिक पक्ष है, उन सभी का कहना है कि ईवीएम बैन होना चाहिए और ईवीएम में घोटाला गड़बड़ी होता है। और मैं एक सबसे आपका इस पे ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि ईवीएम की ये जो मांग है, ये भारत की प्रजा ने नहीं की थी, ये इलेक्शन कमीशन ने की थी। 2004 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव सबसे पहले पूरे देश के चुनाव जो है वो ईवीएम से हुए थे। लेकिन कैसे रहता है, जब कौन सी भी चीज़ देश में आती है, 89 से तो अपने देश में इसकी शुरुआत हुई, बनना ही ईवीएम शुरुआत हुई, ईवीएम मशीन्स। तो कैसे कि उसको अपन पहले एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन अभी 14 के बाद और 19 का जैसा माहौल था, 14 में जो सरकार रूलिंग में आई, तो 19 के जब इलेक्शंस हुए तब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बीजेपी गवर्नमेंट चुन के आएगी करके, क्योंकि उसके जो उम्मीदवार चुन के उनका अगर हम लोगों ने सही तरह से अभ्यास हम लोग करेंगे, तो मैं ऐसा विश्लेषण करती हूँ कि जिनके सभा में कुर्सियाँ खाली रहती थी और जिनकी ग्राम पंचायत के सदस्य बनने की भी हैसियत नहीं थी, ऐसे लोग वहाँ पे चुन के गए। तो किसके कारण गए? ये ईवीएम के कारण। और इतनी सारी पिटिशन्स पेंडिंग है, यानी 13 से लेके आज तक, 2013 से लेके आज तक, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर चाहिए वैसी हियरिंग नहीं हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत की जनता सुप्रीम कोर्ट के साथ है और उन्होंने क्योंकि वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, लेकिन आज का जो ये सत्ताधारी बैठे हैं ईवीएम में सरकार, तो ये पूरा लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, राइट। तो कैसे ना अपने मन से, हम बोले सो कायदा, अपने मन से विपक्ष के जो मेंबर्स हैं उनको बरतरफ कर रहे हैं और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाकर वो धार्मिक मुद्दों पे अपने चर्चाएं कर रहे हैं, वो डिसीजन ले रहे हैं। तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। तो उनको पता है अगर ईवीएम रही तो हम सालों साल सत्ता में रहेंगे और वो लोग कतई नहीं चाहते कि ईवीएम हटे। कौन नहीं चाहते? जो रूलिंग पार्टी में है। लेकिन जब अगर ऐसा वक्त आता है तो खुद जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है वो भी बोलते हैं कि जनता ने, क्योंकि जनता यहाँ पे सबसे पहले होती है और रूलिंग पार्टी ने उसकी सेवा करनी चाहिए। और अगर जब ऐसी हालत लोकतंत्र खतरे में आता है, संसद आवारा और सड़कें वीरान होती है, तब समझो कि लोकतंत्र खतरे में है और ऐसे प्रजा ने ही सड़क पे आके अपना लोकतंत्र बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इलेक्शन कमीशन आज अगर मैनेज, क्योंकि जैसे अगर हम अभ्यास करें कि भारत के सभी स्टेट में मीडिया हालांकि उनको नहीं ले रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट हो रहा है ईवीएम के अगेंस्ट में, मीडिया नहीं दिखा रही है, लेकिन कंट्रोल रूम में किसके बैठे हैं वो भी आप सबको पता है। तो प्रोटेस्ट हो रहा है और देश की जनता नहीं चाहती कि ईवीएम मशीन यहाँ हो, ये एक पॉइंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा अंडर डेवलप कंट्री है और विकसनशील देश में ईवीएम जैसी कॉस्टली जो वस्तु है ये नहीं पुराती। उसको सबसे बड़े इंजीनियर्स लगते हैं, बहुत सा पैसा लगता है और वो हमारा देश के जनता का पैसा है, हमारे टैक्स में से वो वसूल किया जाता है। तो ऐसी कंट्री में ईवीएम नहीं पुराती। और जो भी संदेह तो ऐसा है कि रिजल्ट लगाने में बहुत समय लगता है और हम लोगों ने जो प्रात्यक्षिक देखा है ईवीएम का, और हम आम जनता को भी बताते कि प्रात्यक्षिक कैसा रहता है, और आम जनता का भी बिलीव हो गया है कि हमारा वोट हम जिसको, यानी ईवीएम अभी विश्वासार्हता खो चुका है प्रजा की। तो मेरा यह कहना है कि इलेक्शन कमीशन अगर डिसीजन नहीं देता है तो भारत के जनता ने रास्ते पे उतर के और उस जनता का रिस्पेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी जजमेंट देके ईवीएम यहाँ से हटानी चाहिए। सर, अभी 26 जनवरी आने वाला है, जैसा प्रजासत्ताक दिन हम उत्सव मना रहे हैं। हम देखते हैं कि जब हम 26 जनवरी का उत्सव मनाते हैं तो पूरी दुनिया की नज़र हमारे पे रहती है। हम एक लोकतंत्र है, हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में रहते हैं, ये धर्मनिरपेक्ष है। अभी जैसा 22 जनवरी का दिन हुआ, उसी दिन हमारे प्रियम्बल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में एक्सेप्ट किया गया। उसी दिन हमने देखा कि कुछ जो मीडिया है, कुछ यानी भारत के जो गवर्नमेंट ने उस दिन मंदिर का भी प्राण प्रतिष्ठान किया। तो ये जो सिचुएशन हम देख पा रहे हैं कि ये अलग अलग मतों का देश है। यहाँ पर
अलग अलग धर्म संप्रदाय, अलग अलग रंग मत के लोग हैं। तो आपको लगता है सर कि देश में जैसा जिस तरीके से अभी मैडम बात कर रहे थे कि संघ की बात कर रहे थे, तो ये जब हम लोग ईवीएम में इतनी मेजोरिटी है जो भारत के नागरिक अगर से उसका विरोध कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से कोई स्टेटमेंट हमको आता नहीं नजर आता है। जैसा उनके जो स्टेट के कोऑर्डिनेटर है उन्होंने सीधा बोल दिया कि जिस तरीके से इलेक्शन हो रही है ये फ्री एंड फेयर है, और जो वोटर्स है वो बोलते हैं कि ये फ्री एंड फेयर नहीं है। तो ये जो दो तरीका का कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है आपको कि भाजपा को चलाने जो कंट्रोल में जिन शक्तियों में भाजपा है या भाजपा अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो संघ ने भी सामने आके प्रखरता से जो भारत के लोगों के बीच में संदेह का घेरा बनाया है, उनके मत की चोरी का उनको लग रहा है, उनके विशेष अधिकारों का हनन का उनको लग रहा है। तो आपको इस पूरे नजरिए पे आपका क्या एक भूमिका रहेगी? प्रफुल्ल भाई, जैसे आपने कहा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान हम लोगों ने, हमारे देश ने अडॉप्ट किया। हमारा संविधान जो है वो आप डिटेल में देखोगे तो उन्होंने एक पूरी अच्छी सुंदर सी गाइडलाइंस दी हुई है। एक इतना अच्छा सुंदर संविधान है कि वो संविधान कहीं से भी एक बाइबल से, एक गीता से, एक कुरान से कम नहीं है। वो संविधान को अगर हम लोग प्रॉपरली फॉलो करें तो हम लोगों को कोई धर्म, जाति, कोई विशेष जाति किसी को लेके बात नहीं करना चाहिए। हमेशा हमको क्या कह रहे हैं कि ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, हम सब बराबरी के हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो सब चीज़ें लिखा तो है हमारे संविधान में। पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी यही कहा था कि संविधान तो बहुत सुंदर बना है, लेकिन संविधान को लागू करने वाले कौन लोग हैं, ये निर्भर करेगा कि हमारा संविधान कैसा लागू होता है। आज हम लोग जो देख रहे हैं कि एक संविधान की एक आत्मा होती है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र कैसा आता है? एक इलेक्शन के माध्यम से आता है। उस इलेक्शन अगर सही तरीके से हुए तो सही पार्टी, सही व्यक्ति देश को रूल करता है। और अभी जैसे आपने आरएसएस के बारे में कहा कि आरएसएस क्यों संकोच कर रही है ये विषय पे कुछ कहने के लिए, तो मुझे तो हमेशा ये देखने को आया है कि जब कुछ ऐसे सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, जैसे अभी आप मणिपुर का देख लीजिए, अभी ईवीएम की मशीन को देख नोटबंदी है, लीजिए, किसान आंदोलन था, और भी ऐसे बहुत सारे जो आंदोलन हुए एनआरसी हैं है। जो देश से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और हमारे प्रजातंत्र को कहीं ना कहीं तकलीफ में डाल रहे हैं। तो हमेशा ये मुद्दे जो रहे हैं, ये मुद्दे सरकार को एक्सपोज करने के लिए बहुत बड़े मुद्दे थे, और सरकार भी वो मुद्दों से भाग रही थी। कभी भी आप देखिए कि मणिपुर के विषय को लेके भी सरकार ने कभी कुछ नहीं कहा, ईवीएम को लेके भी सरकार ने कुछ नहीं कहा। तो आरएसएस हमेशा कहीं ना कहीं बीजेपी को हमेशा सपोर्ट करती रही है। आरएसएस को मालूम है कि ये मुद्दा अगर आज की पोजीशन में कांग्रेस गवर्नमेंट लेती सरकार पे या कोई भी गवर्नमेंट लेती बीजेपी को छोड़ के, तो यही आरएसएस ईवीएम की मशीन को लेकर रास्ते में आती थी। तो सिर्फ बीजेपी पार्टी है, इसके कारण आरएसएस ने नहीं आना, इसके खिलाफ में कुछ बोलना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि आरएसएस हमेशा क्लेम करती है कि हम देश के हित में बात करने वाले हैं, हम देश के वेलफेयर के लिए काम करने वाले हैं। तो उन्होंने, आरएसएस ने भी ये सब पार्टी कौन सी पार्टी है, क्या है, सब बोल के देश के भले में आके कहीं ना कहीं इस अपना स्टेटमेंट, अपना वक्तव्य देना चाहिए इस तरीके के सेंसिटिव इशू को लेकर, अगर सही में प्रजातंत्र को बचाना चाहते हैं। सर, हम देखते हैं कि जिस तरीके से भारत ईवीएम का सप्लाई भी करता है, जैसा अभी कमल सर बता रहे थे कि संघ की जो भूमिका है हमेशा, यानी वो अपने हिसाब से वो स्टेटमेंट देती है, या फिर जब उनको लगता है कि इग्नोर करना है तो इग्नोर करते हैं। जैसा हम किसान आंदोलन देखते हैं या फिर एनआरसी का आंदोलन देखते हैं, सीए हमने देखा, किसानों ने तो दिल्ली में पूरा जाम लगा दिया था। उसी के साथ साथ सर हम देखते हैं कि नेपाल, भूटान, मिस्र, यहाँ पर भारत से ईवीएम जाती है। तो हम देखते हैं कि नेपाल का भी अगर से हम गहन अध्ययन करते हैं तो नेपाल का जो अपोजिशन है, जो वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है, जो अपोजिशन है, वो भी ईवीएम के विरोध में है। अभी मिस्र में कुछ हाल ही दिनों में प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पे कि भारत के लोग ही भारत की ईवीएम में कुछ शक के घेरे में रखते हैं। तो जो चीज़ हमारे देश में भारत से आ रही है तो वो क्या फ्री एंड फेयर करेगी क्या? जैसा मैडम भी बता रहे थे कि बहुत सारे देशों में ये बैन हो चुका है। तो ईवीएम से जिस तरीके से हम देखते हैं कि एक जैसा कोई अगर से वोट चोरी होता है तो तानाशाह का जन्म होता है, हम हिटलर के युग में जाते हैं। क्योंकि अगर से हम देखते हैं इसके पहले के जो इलेक्शन हुए तो उसमें मार्जिन वोट का भी हमने देखा। स्टैटिस्टिकली अगर से हम आंकड़े निकालते हैं तो ये जिस तरीके से हम 3-4 लोकसभा का अगर से हम गहन अध्ययन करते हैं तो एकदम शॉकिंग रिजल्ट दिखता है आपको
या इसको अगर से बारीकी से समझा जाए तो आपको इसको यानी शॉकिंग रिजल्ट दिखता है। पर ये जो 10 सालों से विगत सर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये किसी भी तरीके से यानी इसका रिजल्ट का जो यानी आना चाहिए था रेमेडीज, जिसको लॉ में हम रेमेडीज बोलते हैं, तो आज तक हम इतने अपोजिशन में रह के भी बैलेट पे क्यों नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल सही प्रफुल्ल, बहुत अच्छा मुद्दा आपने लिया है। देखिए, ईवीएम को लाने के लिए 1989 में उस वक्त की भारत सरकार ने इसको अमेंड किया था, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, और सेक्शन 61A उसको ऐड किया गया, उसमें ईवीएम मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये जो अमेंडमेंट था उस कायदे का, भारतीय जन प्रतिनिधि कायदा, उस कायदे को भारत सरकार ने अमेंडमेंट किया। अब चूंकि वो कायदा बनाना भारत सरकार के क्षेत्र में है, उनके अधिकार क्षेत्र में है, तो अब बारी आती है सांसदों की। हम जिन सांसदों को चुनकर दे रहे हैं, क्या वे सच में हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं या हमारा सिर्फ वोट ले रहे हैं? तो अब बारी है, अब जिस तरीके से प्रोटेस्ट उठा है केरल से लेके पूरे दुनिया, पूरे हर कॉर्नर में हिंदुस्तान के, अब हम वकील लोगों ने इसको शुरू किया है, बहुत जल्दी इस प्रजा तक पहुंचेगा। और जब जिस तरीके से हमने किसान आंदोलन का परिणाम देखा और भारत सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा, दोनों कायदे वापस लेने पड़े, तो उसी तरीके के एक आंदोलन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये आंदोलन भारत के हर समाज के हर तबके के थ्रू आना चाहिए। और ये अमेंडमेंट 61A को अब स्क्रैप कर देना चाहिए, डिलीट होना चाहिए, तभी जाकर ईवीएम का उपयोग बंद होगा। तो बात तो आ गई अब अमेंडमेंट की। तो जिस तरीके से हमारे किसान भाइयों ने आंदोलन करके दोनों भी जो दो कायदे बने थे कृषि विषयक में, उसको वापस लेने पर मजबूर किया, तो मुझे लगता है कि 132 करोड़ की जनता में कम से कम 80 करोड़ लोग तो होंगे जो इसको प्रोटेस्ट करेंगे, और सरकार को और हमारे सांसदों को, जिनको हम चुनकर, जो हमारी आवाज़ बनकर संसद पहुंच रहे हैं, जिनको ये अख्तियार है, ये अधिकार है कि वो अपना वहाँ पर अपनी बात रखते हैं, चूँकि वो हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये अमेंडमेंट तो कभी भी आ सकता है। लेकिन ज़रूरत है जागरूकता की, और ज़रूरत है एक बड़े आंदोलन की, यूनाइटेड होने की। सर जैसे बात कर रहे हैं कि यूनाइटेड होने की, एक बात कर रहे हैं कि अभी जैसा 24 का इलेक्शन अभी हमारे सर पे आ गया है, बीजेपी गवर्नमेंट वन इलेक्शन की भी बात कर रही है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। इन हाल ही के दिनों में हमारे पास जैसा आप इंडिया अगेंस्ट ईवीएम आपने फोरम स्टार्ट किया है, तो इंस्टेंट यानी अभी तो काफ़ी कम दिन बचे हैं, अभी पेंडिंग में आप देखेंगे तो कुछ संहिता भी नहीं आई है, कानून संहिता हाउस के अंदर डिस्कशन में पड़ी है, उसमें प्रोटेस्ट की भी आज़ादी को चुनौती दी है, जो प्रोटेस्टर है उसके आज़ादी को भी चुनौती दी है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे लॉज जो भारत के सिटीजन के लाइफ के रोजमर्रा के जीवन को अफेक्ट करेंगे, उसके ऊपर भी वो डिस्कशन में पेंडिंग में पड़ी है। तो आपको क्या लगता है एक कम शब्दों में कि ये जो 24 के इलेक्शन है, अगर से हमको बैलेट पे जाना है तो किस तरीके से रणनीति बनानी पड़ेगी, या जो इसके अगेंस्ट में है उनको आप क्या मैसेज देंगे कि वो यूनाइटेड हो जाए? क्योंकि हम देखते हैं कि चाइना की क्रांति में 100 दिनों में हुई, हमने रूस की क्रांति देखे, हमने बहुत सारी दुनिया की अगर से अध्ययन करते हैं तो उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ के लिए काफ़ी कम समय में प्रोटेस्ट करके उन्होंने अपनी मांगों को मनवाया है। तो आपको क्या लगता है कि अगर से हम पूरा दुनिया का अध्ययन करते हैं, इंटरनेशनल लॉ भी है, इंटरनेशनल कोड भी है, तो आपको क्या लगता है कि इंस्टेंट आप किस तरीके से बैलेट पे जा सकते? जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा प्रफुल्ल जी आपने। जो रणनीति है ईवीएम को हटाने की, वो बहुत ही शिताफी से हम लोगों को खेलनी पड़ेगी, क्योंकि समय काफ़ी कम है। वैसे तो हम लोग इंडिया अगेंस्ट ईवीएम के माध्यम से 2018 से यह आंदोलन, यह मूवमेंट चला रहे हैं कि यहाँ से ईवीएम हट सके। हम लोगों ने, आपको पता होगा, इसी नागपुर क्रांति भूमि से 8 अगस्त 2019 को एक बहुत बड़ा आंदोलन हज़ारों की संख्या में लिया था, काफ़ी सफल हुआ। उसके बाद फिर से 8 सितंबर 2019 को हम लोगों ने लिया, इसी नागपुर भूमि पे हम लोगों ने काफ़ी बड़ी परिषद सफलतापूर्वक ली थी, लोगों में जनजागृति लाई थी। उसके बाद हम लोग मुंबई तक गए, विदर्भ के कोने कोने में गए, डिस्ट्रिक्ट में गए, महाराष्ट्र के भी काफ़ी सारे ज़िलों में हम लोगों ने सर्वे किया और लोगों के व्यूज़ ले, और लोग यही चाहते हैं कि ईवीएम नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी का समय
क्योंकि 2024 आ चुका है, इलेक्शंस 2-3 महीने में है, तो अभी हम लोगों ने क्या करना चाहिए। तो ये जो है इसका आक्रोश बहुत बड़े तादाद पे, ऐसे नहीं करके जहाँ जहाँ पॉसिबल हो अलग अलग स्टेट में उनके लेवल पे आक्रोश करना चाहिए, जन आंदोलन करना चाहिए और इस सरकार को, इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव लाके ईवीएम कैसे हटे इसकी रणनीति तय करके मुझे लगता है उस मार्ग से मार्गक्रमण करना चाहिए। यही एक अच्छा सॉल्यूशन है। हम एडवोकेट्स लोग तो रास्ते पे उतरे ही है और काफ़ी सारे जो पेंडिंग्स है 2 या 3 दिसंबर को उस पर हियरिंग भी चली थी। वरिष्ठ वकील एडवोकेट मिश्रा जी है, उन्होंने इसके ऊपर हियरिंग की थी अभी भी, लेकिन वो नेक्स्ट डेट मुझे लगता है 1 मंथ के बाद है। तो इतना डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैसे ये सवाल अभी देश के लोकतंत्र को बचाने का है ना। और ये सरकार कभी नहीं चाहेगी, इलेक्शन कमीशन भी कभी नहीं चाहेगा, ये सबको समझ में आता है। अभी कैसे ना सीधा इस सरकार को, इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट को भी सवाल पूछने का वक्त आया है। तो अगर हम लोगों को देश को बचाना है, देश का लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, देखो अभी जो वातावरण है, राइट टू रिलीजन बाबा साहब ने बताया, वो सब अपना अपना धर्म की पूजा श्रद्धा वो उनका वैयक्तिक पार्ट है, वो कर सकते हैं। लेकिन सरकार एक ही रिलीजन को लेके जैसे कि भारत में संभ्रम फैला रहे हैं, वो बहुत गलत है, क्योंकि ये सेक्युलर कंट्री है। इस कंट्री में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, तो ऐसे झगड़े धर्म में ना लगाए। ये जो बीजेपी सरकार है वही काम कर रही है और ये ईवीएम कभी नहीं हटाना चाहेगी। लेकिन जन आंदोलन को हम लोगों को बहुत तेज़ी से और जन आक्रोश को बड़े तादाद पे हम लोगों ने एकत्रित आके उसका विरोध करना चाहिए। मुझे लगता है यही एकमात्र सॉल्यूशन इसके ऊपर होगा। इंडिया अगेंस्ट ईवीएम के माध्यम से हम जल्द ही राष्ट्रीय जन आंदोलन नागपुर और दिल्ली में लेने वाले हैं। इसी मंथ के एंडिंग में हम लोग लेंगे। अलग अलग सामाजिक जो संगठनाएं हैं, पॉलिटिकल जो संगठनाएं हैं, पक्ष है, वो भी इसके बारे में आंदोलन कर रहे हैं और मैं तो बहुत ही आशावादी हूँ और मुझे लगता है कि जब तक ईवीएम हटता नहीं तब तक हम लोग ये लड़ते रहेंगे। और मैं स्ट्रांगली, मेरी भूमिका भी यही रही है और मैं विश्वास के साथ इस भारत के लोगों से कहना चाहूँगी कि 2024 तक ईवीएम हटेगा और बैलेट पेपर ही आएगा। आशावाद के इस मुद्दे के साथ इस चर्चा को हम समापन की तरफ लेके जाते हैं। हम देखते हैं कि जब भारत के प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन जाते हैं तो लिच्छवी गणराज्य का जिक्र करते हैं, वो अनुभव मंडप का बात करते हैं, बसवेश्वरा का जो अनुभव मंडप है, वो सम्राट अशोक के गणराज्य की बात करते हैं। पर जिस तरीके से वो भारत में आते हैं, जब इतने भारतीय ईवीएम के विरोध में है, यहाँ उनका कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। हम लोकतंत्र की इस सफर में हमने हजारों सालों से इस लोकतंत्र को गढ़ा, हमारे पूर्वजों ने इस देशभक्ति को स्थापित किया, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हो, हम लोग हमेशा डेमोक्रेसी के साथ खड़े रहे। हमने हिटलर जैसे सोच को हमने दफनाया, ये भी सोच दफन होगी और भारत में स्वतंत्र लोकतंत्र का फिर से जन्म होगा। जिस तरीके से हमारा आईन, भारत का संविधान हमें हर व्यक्ति की स्वतंत्रता की उपलब्धि की बात करता है, उसी तरीके से इस पैनलिस्ट, जो पढ़े लिखे पैनलिस्ट है, जिनकी एक देश को देश बनाने की भूमिका होती है, इस चर्चा का सार यही निकलता है कि जो भारत का नागरिक ठगा हुआ महसूस कर रहा है, शक के घेरे में वो बात कर रहा है, उसे हमारे पीओ ने या जो भी हमारा देश को चलाने वाला सिस्टम है, उसने अकाउंटेबल होकर देश के नागरिकों की बात सुनना चाहिए और जल्द से जल्द फेरबदल करते हुए भारत के लोकतंत्र को विश्वास रखने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाने चाहिए। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। धन्यवाद।